नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के द्वारा बताए गए एक रेयर डिजीज के बारे में। ये बीमारी बहुत ही रेयर है, कम देखी जाती है। इसका नाम है मेलिओइडोसिस और अभी यूएस में जो इसके कुछ केसेस आए हैं उसका कारण भारत से आयातित एक स्प्रे बताया जा रहा है। तो ये 22 अक्टूबर को सीडीसी ने जानकारी दी थी कि एक रेयर बैक्टीरिया जो मेलिओइडोसिस कॉज करता है वो एक अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट से आया है जो भारत से आयातित किया गया था यूएस के अंदर, और इसके कारण कुछ लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। अब ये बीमारी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिए। पिछले एक साल से कई सारी डिजीजेस न्यूज में है। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस स्प्रे के कारण ये बीमारी अभी यूएस के अंदर पाई गई है वो ये वाला है। नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट, कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में, बट बस जानकारी होनी चाहिए आपको कि ये वाला स्प्रे था, वॉलमार्ट में बिक रहा था। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन है यूएस की, उसने इसे अब हटा लिया है अपने शेल्फ से। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये बीमारी क्या है। तो बीमारी मेलिओइडोसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फेटालिटी रेट बहुत हाई होती है। फेटालिटी रेट का मतलब है कि कितने लोग बीमार हुए उसमें से कितने लोग मर गए। तो यहाँ पर 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है और 4 कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं। इसकी फेटालिटी रेट ओवरऑल वैसे 50% से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर करें इस आईडी पर, और वहां पर होने वाली जो स्पेशल क्लासेस हैं तो मैं लाइव क्लासेस वहां पर लेता हूं जिनमें आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एक करंट अफेयर्स की मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यूपीएससी लेवल के डेली करंट अफेयर्स वहां पर मैं ले रहा हूं। तो इसके सेट 5 और सेट 6 को अटेंड जरूर करें। आज शाम 7 बजे ये वाली क्लास होने वाली है, लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। तो मेलिओइडोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दैट इज बर्खोल्डेरिया स्यूडोमेलाई। बर्खोल्डेरिया स्यूडोमेलाई, इसको नाम दिया गया है आफ्टर वन ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। इनका नाम था वॉल्टर एच बर्खोल्डर। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, बट ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ पर ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जो पौधों की बीमारियाँ होती है उनके ऊपर रिसर्च करने वाले थे, ये वॉल्टर एच बर्खोल्डर। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये बैक्टीरिया पहले सूडोमोनास के जीनस में आया करता था, लेकिन बाद में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होने के कारण इसे डिफरेंट जीनस में रखा गया। तो अब ये बर्खोल्डेरिया में आता है, पहले सूडोमोनास में आया करता था। तो पूरा नाम है इसका बर्खोल्डेरिया सूडोमेले, ये इसका नाम है, कुछ इस प्रकार का ये नजर आता है। अब आ जाते हैं इस बीमारी पर। तो ये बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करता है उसको कहते हैं मेलिओइडोसिस। अब मेलिओइडोसिस के सिम्टम इतने वास्ट हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि अक्सर कोई दूसरी बीमारी से इसे कंफ्यूज कर लिया जाता है। क्योंकि देखो इसमें बुखार भी आता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, फीवर, कॉफ होता है, खांसी होगी, बहुत सारे कॉमन से सिम्टम है जो अन्य कई बीमारियों के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन एक लक्षण इसे दूसरों से अलग करता है और वो है एब्सेस। तो एब्सेस क्या होता है, जैसे आपने शरीर में देखे होंगे स्किन के ऊपर कई बार पस पड़ जाता है, फुंसी जैसा हो जाता है, तो कुछ उसी प्रकार के एब्सेस शरीर के अंगों के अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे लिवर में, लंग्स में, इस तरह के एब्सेस इसमें पाए जाते हैं। अब वो बाहर से नजर नहीं आते हैं तो इसीलिए इनको डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्कैन एक्सेट्रा में नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बीमारी के लक्षण काफी दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। मेनली ये बुखार और इन्फेक्शन के जो दूसरे लक्षण हैं जैसे कि कॉफ हो गया, सांस में तकलीफ, इस तरह के इसके सिम्टम्स होंगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो ये बैक्टीरिया है बर्खोल्डेरिया, इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। देखो रिसर्च लैब में इसको जांचा जा सकता है, लेकिन जो आपके घरों के आसपास हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मली लैब्स होती हैं, पैथ लैब जिन्हें आप कहते हैं, वहां पर इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो ये भी एक समस्या है। तो इसीलिए हाई लेवल की लैब जैसे कि अब सीडीसी की लैब है, वहां पर इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा। अब मेलिओइडोसिस कितनी कॉमन बीमारी है ये भी जान लो। तो देखो सीडीसी इसे एक रेयर डिजीज के अंदर कैटेगराइज करता है। रेयर का मतलब है कि इसके बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते हैं, काफी कम केसेस आते हैं यूएस में, लेकिन जो आते हैं वो काफी सीरियस केसेस होते हैं। लगभग 12 केस हर साल एवरेज यूएस के अंदर डिटेक्ट किए जाते हैं। 2016 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक काफी बड़ी स्टडी करी थी जिसके अंदर इन्होंने माना कि दुनिया में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा केस इसके हर साल होते हैं, लेकिन अब वो सारे केसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि कई देशों में इसकी जांच की कोई सुविधा नहीं है। तो 1,65,000 टू बी प्रिसाइज इतने केस इन्होंने कहा कि दुनिया भर में मेलिओइडोसिस के होते हैं। लेकिन इसकी फेटालिटी आप देखिए 89,000 इस स्टडी के अनुसार थी, यानी कि जितने लोगों को ये बीमारी हुई उसमें से 54% की मृत्यु हो गई। सो मोर देन 50% फेटालिटी इज वेरी हाई, है ना। फेटालिटी का मतलब समझ रहे हो, आपकी 10 लोगों को अगर ये बीमारी हुई है तो उसमें से 5 लोगों की मृत्यु तय है। इतना सीरियस ये बीमारी होती है। और
यहाँ पर चिंता की बात यह थी कि भारत में भी ये बैक्टीरिया एंडेमिक या फिर ये बीमारी एंडेमिक बताई गई है। एंडेमिक का मतलब है कि यहाँ पर कॉमनली पाई जाती है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश से यहाँ पर आ रही है। तो भारत के अंदर भी इसके केस लगभग 50,000 के आसपास बताए थे इस ऑक्सफोर्ड की स्टडी ने। लेकिन अगेन इंडिया में कोई डिटेल्ड स्टडी इस पर मुझे तो नहीं मिली है। अगर आप में से कोई मेडिकल फील्ड से है और खास करके इन्फेक्शियस डिजीजेस के फील्ड से और किसी को कोई स्टडी पता हो तो प्लीज कमेंट में उसको मेंशन कर देना। आई चेक अगेन। अभी आज तो मैंने चेक किया तो मुझे कोई डिटेल स्टडी भारत के अंदर इस पर नहीं मिली है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं, लेकिन बहुत ही हाई डोज एंटीबायोटिक हैं जो डायरेक्टली इंट्रावीनसली दिए जाते हैं। तो जैसे इस तरह की आपने एक ये देखा होगा, इंट्रावीनस लाइन होती है हॉस्पिटल्स में, तो दवाई टैबलेट के फॉर्म में नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं क्योंकि इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर दुनिया भर में इसके केसेस को हम देखें तो सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए जाते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये वाला जो साउथ ईस्ट एशिया का जो बेल्ट है, यहाँ पर काफी केसेस आते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ज्यादातर जो केसेस हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये येलो कलर के कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, येलो और ऑरेंज, इनमें सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया, भारत और यहाँ पर नाइजीरिया और कुछ केसेस यहाँ लैटिन अमेरिका में भी देख सकते हैं। ये संक्रमण फैलता कैसे है? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, यानी कि मिट्टी और पानी से ये बीमारी फैलती है, ये बैक्टीरिया फैलता है। देखिए, जब मिट्टी में ये बैक्टीरिया होता है तो अगर किसी के पाँव पर कोई खुला घाव है तो अक्सर खेती करते वक्त लोगों के पाँव में अगर कोई छोटा मोटा घाव होता है तो वहाँ से वो बैक्टीरिया एंटर हो जाता है शरीर में। और दूसरा तरीका है पानी। तो अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, वो आपने पी लिया या कोई भी अन्य तरीके से वो पानी शरीर के अंदर चला गया, तो उससे ये बैक्टीरिया फैल जाएगा और इंसान को मेलियोइडोसिस हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मेलियोइडोसिस अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं दिखाता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी नहीं फैलती। बहुत रेयरली ये ऐसा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। ज्यादातर जो केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं वो यही है कि मिट्टी और पानी, इससे ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में एंटर होता है। अब सवाल ये आता है कि स्प्रे से यूएस के अंदर ये बैक्टीरिया कहां से पहुंच गया? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सीडीसी के द्वारा कि ये जो स्प्रे है जो भारत से आयातित किया गया, वहां से बनकर आया है, इस स्प्रे के अंदर जो फूल इस्तेमाल किए गए उनके अंदर ये बैक्टीरिया रहा होगा और वहां से ये ट्रांसमिट होकर इस स्प्रे बॉटल में मिल गया। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा हूं आपको कि न्यूज में था कि केरल की एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है फ्रेग्रेंसेस को, होम डेकोर प्रोडक्ट्स को यूएस में। इस कंपनी ने यूएस के अंदर ये सामान एक्सपोर्ट किया और 6 अक्टूबर को जॉर्जिया नाम का एक राज्य है यूएस के अंदर, यहाँ पे जैसे मेलियोइडोसिस हुआ था उसके घर के अंदर बहुत सारी जांच करी सीडीसी ने, हर प्रकार के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया लैब में, तो इस स्प्रे के अंदर ये बैक्टीरिया पाया गया है। तो देखो, वहां पे ऐसा होता है कि अगर कोई रेयर डिजीज है तो उसके लिए काफी मेहनत करते हैं, वो काफी जांच पड़ताल करते हैं, उसके व्यक्ति के घर में जाकर पूरा एकदम डिटेल में देखते हैं कि कहाँ से उसे संक्रमण हो गया ताकि दूसरों को ना फैल जाए। तो उसके व्यक्ति के घर की सारी चीजें, वस्तुओं को टेस्ट किया गया, उसके अंदर इस स्प्रे के अंदर बैक्टीरिया पाया गया है, बर्कुल्डेरिया। और सीडीसी ने ब्लड, सॉइल, वाटर, कंज्यूमर प्रोडक्ट सब कुछ टेस्ट किया उसके घर का और फिर इस स्प्रे से ये बैक्टीरिया मिला। और ये जो स्ट्रेन है इस बैक्टीरिया के अंदर वो बिल्कुल साउथ एशिया वाले स्ट्रेन से सिमिलर है। जब उसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो ये हमें मालूम चला। इसका मतलब कि ये यूएस में जो ये स्प्रे के अंदर बैक्टीरिया मिला है ये दक्षिण एशिया से लाया गया है। तो अब वॉलमार्ट को जब ये बात बताई गई सीडीसी के द्वारा तो वॉलमार्ट ने अपने सभी स्टोर से ये वाला स्प्रे हटा लिया जहां पर भी ये बिक रहा था। अब भारत में अगर हम बात करें कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो देखो, ये ट्रेडिशनल एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ये आयुष प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि आयुष प्रोडक्ट्स को कैसे रेगुलराइज किया जाता है, ये जानकारी आप पता कर लीजिए। ये बता देता हूँ मैं आपको। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है ये एक एपेक्स नेशनल बॉडी है जो इस तरह के सभी मेडिसिनल प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है। सन 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो 2014 में बनाई गई उसके अंदर एक ड्रग कंट्रोल सेल है जो आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग्स को रेगुलेट करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एक कानून पास किया गया था, उसको थोड़ा सा अमेंड करके साइंटिफिक डेटाबेस स्टडीज के आधार पर इन प्रोडक्ट्स को अब अप्रूवल दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अधीन 2 रेगुलेटरी काउंसिल्स हैं जो ये अप्रूवल देती हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी CCH, जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों को रेगुलेट करती हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को आज हम समाप्त करेंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2022, 23 और 24 के लिए, तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं।
इनसे पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। इन सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो ये कोर्स पूरा करता है। आप सभी कोर्सेज पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। 27 अक्टूबर तक आपको ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर, जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो कोड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 57,700 रुपीज़ कॉस्ट करने वाला है द कंबाइंड कोर्स ऑफ जीएस प्लस ऑप्शनल फॉर 1 ईयर। और इसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री में मिलेगी। लेकिन जो 9 मंथ का कोर्स है, जो 22 के एस्पिरेंट्स के लिए टारगेट किया गया है, उसका ये प्राइस है। अगेन इसमें भी ऑप्शनल और जीएस दोनों का कोर्स अवेलेबल है। 3 मंथ्स जो कि यूपीएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इन सभी बैच को ज्वाइन करने, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप मेरे बैच को अटेंड कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी पॉलिटी का भी बैच ऑनगोइंग है। इसकी क्लास दिन में 3 से 5 बजे डेली होती है। ईएमआई ऑप्शन पर भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला लिंक है, गूगल फॉर्म है, उस पर क्लिक करके आप डिटेल्स जान सकते हैं। नए बैचेस हर वेडनेसडे को बनते हैं, तो 27 को ये नए बैचेस बनने जा रहे हैं। और मेंस आंसर राइटिंग के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। इन सब के लिंक्स आपको ऐप पर और वेबसाइट दोनों पर मिल जाएंगे। ऑप्शनल के नए बैचेस 21 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे। 22 और 23 के बैचेस की पूरी जर्नी हमने मैप आउट कर दी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए चालू है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।